हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन में जो हम लोग कर रहे थे मृदा वाला चैप्टर, उसका पार्ट 2। ठीक है, आज का चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, जो वीडियो होगा बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मृदा संसाधन से संबंधित हम लोग हर चीज़ को लाइन बाय लाइन कर रहे थे, और साथ में जो लड़के नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स भी बनाते चलेंगे। हम बताएंगे कहाँ हेडिंग देना है और कहाँ से कहाँ तक नोट करना है। उससे पहले आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात है कि जो भी लड़का आपके घर में या परिवार में या कहीं भी जो क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में होगा, बिहार बोर्ड, उसके लिए हमारे इस चैनल पर फ्री में सभी विषय का पढ़ाई करवाया जा रहा है विथ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ, और वो भी एकदम बिल्कुल मुफ्त में, किसी भी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना है। उसके बाद परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है, न्यूज है, आपको चैनल के माध्यम से तो मिलेगा ही, फेसबुक टेलीग्राम के माध्यम से भी मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का न्यूज हो। और अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम वाले आईडी पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, तो आइए अब हम लोग उस दिन से आगे का पार्ट शुरू करते हैं, और आगे का जो चैप्टर है वो पार्ट 2 में काउंट कीजिएगा। उसके आगे आप लोग लिखिएगा और हेडिंग आप लोगों को देते चलना है, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। ठीक, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, बस समझ लेना है। कहाँ लिखना है हम आपको बताएंगे। देखिए, भूमि मतलब आपको पता ही है, जमीन। उपयोग मतलब उसका किस प्रकार से आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो उसका हेडिंग में है कि बदलता स्वरूप, मतलब उसका जो स्वरूप है वो दिन पर दिन बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है, उससे संबंधित चीज़ों को हम लोग अभी देखते हैं। तो भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का एक उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग के हो सकते हैं या रखे जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो भूमि है, ठीक, उसका मनुष्य उपयोग अपने हिसाब से अनेक प्रकार के काम के लिए कर सकता है। जैसे वन का विस्तार करेगा तो हम मकान, अपने खेत को बढ़ाएगा, वन में वन संपदा होगा, वनस्पति होगा। दूसरा, कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब कोई भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना। तीसरा, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि एवं तथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, मतलब सड़क बनाना, उद्योग बनाना, फैक्ट्री बैठाना। तो वहाँ के ज़मीन को सब साफ किया जाएगा। अगर जंगल होगा तो जंगल को हटा के वहाँ पे काटा जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे सड़क, उद्योग, फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। चौथा है अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि, मतलब कोई ज़मीन है, वहाँ पे घास है, तो अपने पशु को वहाँ पे ले जाके चारा के लिए, चरने के लिए, जो गांव में होता है, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, अपने भूमि पे हम लोग बाग बगीचे का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ से फल और फूल हमें प्राप्त हो सके। कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका उपयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, मतलब ऐसा प्रकार का जमीन जिसका उपयोग 5 साल तक अभी हुआ नहीं है, उसका भी उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो कृषि के लिए कर सकते हैं। इसको नोट नहीं करना है, केवल आपको ध्यान से सुनना है, और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है। आइए, हमारा जो क्लास होता है, क्लास 10 का जो आपका पढ़ाई होता है वो शाम को ही होता है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में प्रतिभूमि का उपयोग भी हम लोग कृषि योग्य के लिए कर सकते हैं, कृषि के लिए कर सकते हैं। वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह भूमि, प्रतिभूमि जहाँ 5 वर्ष तक खेती न हुई हो, वही बात है, घुमा फिरा के लपेट रहा है। शुद्ध बोई गई भूमि, मतलब जहाँ अच्छे से हर साल कृषि की जाती है या होती है। ओके, तो इसी को बोलते हैं भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। मतलब भूमि का उपयोग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब करते हैं, तो उसी को बोलते हैं भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। आगे जो आपके किताब में अगला हेडिंग है, ठीक है, अगला हेडिंग है भारत में भू उपयोग का स्वरूप। अभी भी बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए, इसको इसमें जहाँ इसमें अब नोट करने वाला उतना नहीं है, नोट करने वाला पार्ट 1 में ज़्यादा था। अब अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सके तो आपकी किताब में हम जहाँ बताएंगे। देखिए, भूभाग को 2 कारक निर्धारित करते हैं, पहला भौतिक और दूसरा मानवीय कारक। ठीक, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा भारत में भूभाग का स्वरूप। उसके बाद ये वाला लाइन आपको लोगों को लिखना है स्टार बना के ऐसे। उसके बाद 1 और 2 दोनों लिखिए। उसके बाद नीचे आइए,
भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं इत्यादि शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अंडरलाइन कर लेना है। भौतिक कारक वाला ये पूरा लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा का किया जाता है तक। ठीक, उसके आगे समझ ही गए कि भौतिक कारक में क्या आएगा, भू आकृति, जलवायु। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम अच्छे से समझा चुके हैं, और इसको आप लोग थोड़ा सा लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। आइए अगले पेज पे चलते हैं। भारत के इसको नोट नहीं करना है, केवल इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग पर ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ठीक है, ये पहले का आंकड़ा है, अब आंकड़ा बदल चुका है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको उतना नहीं वेटेज देना है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे है कि भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। पशुधन का मतलब पशु को पालने पोसने और उससे जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती है उससे संबंधित, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। पशु तो है लेकिन उसको चराने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है। ओके, जो पशुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब नकारात्मक प्रभाव। ठीक, वर्तमान में प्रति के लिए अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष के अधिक 2 बार बोया जा सकता है, मतलब 2-3 वर्ष के बाद फिर आप बोइए, फिर 2-3 वर्ष के बाद 2 बार बोइए। मतलब अगर 6 साल में अगर आप चाहेंगे तो 2 बार ही कृषि कर पाएंगे, ऐसी भूमि अभी हमारे यहाँ है। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर हर साल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उत्पादन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करेंगे। रोजगार का मतलब बेच के उसको पैसा प्राप्त करेंगे। ऐसी भूमि को ही शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो मात्र 54% भूमि ही हमारे यहाँ जो है वो कैसा है, कृषि योग्य है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला पैराग्राफ। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों के पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल 80% भाग पर खेती होती है। बताए थे पंजाब वाला, क्योंकि 5 नदियों के संगम का वो तट है तो वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा जहाँ पाई जाएगी वहाँ खेती ज़्यादा होगा। और कौन सा खेती, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में 10% से भी कम खेती पाई जाती है। ये वाला टोटल अंडरलाइन कर लीजिए, विविधता से क्वेश्चन आएगा तो आपको को करने में आसानी होगा। मिटा के कर दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, यहीं से कवर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार कर लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कीजिए कि किसी भी देश में कम से कम कितना प्रतिशत जो है पर्यावरण संतुलन के लिए वन का विस्तार जरूरी है। मतलब वन होना ही चाहिए, तो 33%, लेकिन है नहीं। आज भी मात्रा 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है, लेकिन अभी कितना है हमारे पास, 20% है। चाहिए कितना, 33%। पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है, तो सही बात है भाई। 1% बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यहाँ पे तो 13% का अंतर है। ठीक, आइए अगले पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग भी, जो लोग बोलते हैं कि एक मेरे करने से थोड़ी होगा, तो ठीक है उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए। ओके, आइए अब जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भू संरक्षण और भू क्षरण, इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। मतलब मृदा का निर्माण और मृदा का जो कटाव होता है वह उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, और बचाना चाहिए तो क्यों बचाना चाहिए। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। ओके, यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और समुद्री लहरों द्वारा विभिन्न प्रकार की मृदा चोरी है। ठीक है, देखिए इसका मतलब
कि कोई भी माध्यम से जब एक मिट्टी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, चाहे वो बह के हवा के माध्यम से, पवन जल के माध्यम से, समुद्री लहर के माध्यम से, तो उसे क्या बोलते हैं? मृदा का क्षरण। यहाँ पहला वाला लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, अब आइए नीचे। गुरुत्व बल के प्रभाव में भी पहाड़ी ढलान पर मृदा नीचे की ओर स्थलित होती है। पर्यावरणीय समस्या में जलवायु परिवर्तन, भूतापन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, जो लाइन हम पढ़ रहे हैं उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खंड या घाटी में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, भारत में इस प्रकार का लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। तीव्र वर्षा के कारण जो मिट्टी का है वो बहाव हो जाता है, कटाव हो जाता है, तो इससे क्या होगा? जमीन का नुकसान होगा। नुकसान होगा तो वहाँ ना खेती होगा ना कुछ होगा, तो आखिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में नुकसान तो हो रहा है ना। ठीक, यही इसी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इसको करने का कोई काम नहीं है, बिना मतलब का उतना आंकड़ा आपको नहीं याद करना है, ना ही आपको परीक्षा के समय में इतना याद होगा। तो जो आंकड़ा हम बताएं वही याद कीजिए। आइए अगले पेज पे आ जाइएगा। वहाँ पे आपको खनन वाले पैराग्राफ से करना है। खनन के उपरांत उस स्थान को, तो कहाँ खनन होगा? जमीन पे ही, भूमि में ही तो खनन होता है। खाइयों और मलबे के साथ खुले छोड़ दिए जाने के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ। जैसे कोई चीज़ है, हमको मिला, खाद्यान्न मिला, खान मिला, तो हम लोग खोदे, और खोदने के बाद उसको मिट्टी डाल के भरे नहीं, और उसमें क्या हुआ? उसी तरह हुआ, छोड़ दिया गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? भूमि निम्नीकरण। ये कहाँ हुआ है? अंडरलाइन कर लीजिए। झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा हुआ है। ओके, भूमि निम्नीकरण। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, एकदम सबसे ज़्यादा अति सिंचन से जलाक्रांता यानी वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, याद रखिएगा। वाटर लॉगिंग के वजह से मृदा में यानी मिट्टी में कौन? लवणीय और क्षारीय यानी एसिडिक और बेसिक दोनों गुण का मात्रा बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस प्रभाव की वजह से या किस चीज़ के वजह से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, तो वाटर लॉगिंग यानी जलाक्रांता, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। हम उतना सटीक पढ़ा रहे हैं और ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपका पढ़ाई भी हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि हमने पढ़ाई भी कर लिया। अब सीधे आपको नीचे वाले लाइन पे यहाँ पे आ जाना है, भोजन वाले लाइन पे। भोजन करते रहिए। चलिए थोड़ा हम इंक बढ़ा लिए अपना। भोजन, वस्त्र, आवास जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मानव ने अपने लिप्सा बढ़ाई और उसे भूमि का निम्नीकरण होता रहा, और साथ ही इसे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिला। मतलब बिना मतलब का कोई भी काम कीजिएगा तो उससे नुकसान हमको होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी होगा। ठीक है, जैसे खनिज वाले में बताए थे, संसाधन वाले में बताए थे, उसी तरह भूमि का भी बिना मतलब का पेड़ काट के फैक्ट्री बैठाते रहिएगा, बोलिएगा कि विकास हो रहा है, तो ये गलत है। 33% कम से कम वन होना चाहिए, नहीं तो वन नहीं रहेगा तो फिर आपका क्या हाल होगा, कोरोना में आप लोग देखे ही हैं। आइए अगला लाइन, इसको केवल पढ़ लेना है, ब्लू से ले लेते हैं। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संचारण पर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब अगर प्रकृति को सही तरीके से संतुलन में रखना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए गए फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। कुल मिला के अगर ये क्वेश्चन है कि भूमि का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, तो उसमें मृदा का संरक्षण में पेड़ लगाना, पौधे लगाना, बेवजह पेड़ों की कटाई को रोकना, ये सब आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हर चीज़ अगर लिखवा दिया जाए तो फिर समस्या ये है कि लड़के अपने से समझ ही नहीं पाएंगे।
अब आपको आएगा कि बाढ़ के समय में क्या करना चाहिए, तो याद करोगे यार, अरे ऊंचाई पे चले जाओ, भूकंप आएगा तो क्या करोगे, तो खुले जगह पे चले जाओ। तो उसी प्रकार मृदा का कटाव रोकने के लिए क्या करोगे, तो पेड़ लगाएंगे, ताकि मिट्टी जो है वो पेड़ के जड़ को पकड़ा रहेगा। अब पकड़ा रहेगा तो बह कर जाएगा नहीं, अब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी कहाँ से पकड़ेगा। तो हर चीज बताया और समझाया नहीं जा सकता है, कुछ चीजें आपको खुद के दिमाग से भी समझना है। आइए, इसे तिलहन पौधे की खेती में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है, समुचित जुताई के कारण भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब आइए यहाँ पे रसायन के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, ठीक है। अब देखिए, रसायन का इस्तेमाल इतना अधिक कर देते हैं कि मृदा में जो क्षमता है, मृदा की क्षमता, उपजाऊ क्षमता, वो कम होने लगती है। तो जल, वायु, केचुआ या अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एंडिन नामक, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंडिन नामक, ठीक है, एंडिन नामक एक रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एंडिन नाम का एक रसायन है जो मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करना भी भूमि का बचाव किया जा सकता है, भूमि के नाश होने से बचाव किया जा सकता है। अब आगे जो है वो आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है, ये 2-3 लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग इसमें जो उपस्थित ऑब्जेक्टिव है उसको 1 मिनट 2 मिनट में कर लेंगे, ताकि इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और देखिए हम बोले नहीं है लाइक सब्सक्राइब शेयर का मतलब, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर लेना है, और पढ़ाई करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही जो बात है स्पष्ट है। कम से कम उन लड़कों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हम करवाए थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूमि निम्नीकरण। याद रखिएगा, एक काम करते हैं, इसको करवाने से बेहतर ये है कि आप लोग इसको खुद कीजिए। इम्पोर्टेंट कर दे रहे हैं हम होमवर्क के तरफ पे, क्योंकि जब हर चीज़ हम पढ़ा दिए और हर चीज़ बता दिए तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो और हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में करवाए हैं, सोपनी कृषि भी करवाए हैं, मरुस्थली कृषि भी करवाए हैं, मेढक के प्रजनन वाला अभी क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक, काली मृदा, रेगुर, ये क्वेश्चन सब हम करवा दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो बेहतर है बिना मतलब का टाइम पास करने से कि ऑब्जेक्टिव जो इसका अपलोड किया गया है उसका प्लेलिस्ट भी लिंक मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप सभी ऑब्जेक्टिव को आराम से कर लीजिए। बेहतर यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए पढ़ के और ऑब्जेक्टिव करने का, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का छूटे नहीं। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि कोई भी काम करते रहिए, पढ़ाई निरंतरता के साथ, ये नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन आराम कर ले, नहीं। और जो समस्या हो कमेंट में बताइए, और अभी भी अगर आपने फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, साथ ही आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि जो लड़के किसी अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं वो पढ़ पाए। और आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। इसी का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा मृदा वाला चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।